नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ और आज का मतलब यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग मेन बॉडी। कल हमने इंट्रो को अच्छे से समझाया था कि इंट्रो कैसे लिखा जाता है, उसमें कितने वर्डों में लिखना चाहिए, उसमें क्या क्या मेंशन करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिखनी चाहिए। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दिखनी चाहिए कि हाँ आप किसी को समझा रहे हो अपने उत्तर के माध्यम से। तो उसी क्रम में आज का जो वीडियो है वो आज हम मेन बॉडी काम करेंगे कि मेन बॉडी कैसे लिखी जाती है, यानी किसी क्वेश्चन की यूपीएससी की मेन बॉडी में क्या क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कहाँ फिगर बनाना चाहिए और कैसे इसमें और मतलब कि एक्स्ट्रा कुछ जोड़ करके ज्यादा ज्यादा मार्क बटोर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि इंट्रो कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन आपका था कि संसद संघीय कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है, इसे किस प्रकार से और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कि ये कह रहा है कि इसे किस मतलब कि इसे किस प्रकार से और ज्यादा नियंत्रित की बात कर रहा है, यानी कि और कैसे ज्यादा नियंत्रित रखा जा सकता है जिससे कि ये निरंकुश न हो पाए, तानाशाही ना आ पाए। ठीक है, ये नहीं कि आपके अधिकारों का मतलब कि उल्लंघन करने लगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने लगे। ठीक है, आपके मतलब कि आपके जो जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो भी आपकी कल्याणकारी योजनाएं, उनको दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी ही मतलब चलाए, अपनी हुकूमत स्टैब्लिश करे भारत में, तो ये ना कर पाए। उसके लिए और क्या ऐसे प्रोविजन किए जा सकते हैं जिससे सरकार जो है यानी कि कार्यपालिका वो नियंत्रित रहे। तो कल लेक्चर में बताया था इंट्रो, आज बात करते हैं मेन बॉडी में। तो देखिए, हमने कल आपको बताया था, आज डालते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि यानी कि सबसे पहला जो है पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, बाइलिंगुअल। अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, पहला तो ये होगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। यानी कि ये क्या होता है, किसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, ऐसा होता है कि जब चुनाव होता है, ठीक है, जैसे अभी बिहार में चुनाव हुआ, तो हुआ ये कि एनडीए को बहुमत मिला है, ना कि जेडीयू को, ना कि बीजेपी को बहुमत मिला है। ठीक है, यानी एनडीए क्या, एनडीए अलायंस है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। तो इसमें क्या, इसमें उनको मतलब कि पूरे एनडीए को क्या मिला, मेजोरिटी मिली है। ठीक है, अगर वही पूरे एनडीए को मेजोरिटी न मिलती तो हो सकता है एनडीए किसी अन्य दल से सपोर्ट मांगती, यानी गठबंधन करती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। वही बात करते हैं सेंटर में। जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को यानी कि एनडीए को मेजोरिटी नहीं मिली थी, यानी कि सिर्फ बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। इसलिए बीजेपी ने मतलब कि नीतीश से और चंद्रबाबू नायडू से मतलब क्या सपोर्ट मांगा कि आप हमारी पार्टी को सपोर्ट कर दो, यानी अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हुए हैं वो हमको दे दो। तो उनको दे दिया। उनको देने के बाद में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, उनकी सीटें बहुमत हो गई, उन्होंने सरकार बना ली। तो होता यह है कि लोकसभा में यह चेक किया जाता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। जैसे अभी सपोज मान लिया कि मोदी जी हैं, मोदी प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं, यानी पूरी जो मंत्रिमंडल है वो किसके, उसका प्रधान कौन है, नरेंद्र मोदी। तो अभी विपक्ष को ये लग जाए कि लगता है कि सरकार का जो वो है ना, मतलब क्या कहते हैं कि विश्वास वो खोता जा रहा है। तो विपक्ष क्या करेगा कि संसद में यानी लोकसभा में क्या करेगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, अविश्वास प्रस्ताव यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा। अगर ये कॉन्फिडेंस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इससे सरकार मतलब कि नियंत्रित रहती है कि अगर हमारा विश्वास मत चला गया
तो इससे डर रहता है। और डर कब होता है? जब सरकार निरंकुश होने को होती है, जब सरकार समझती है हम तो तानाशाह हैं, हम तो अब यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, ठीक है, जिल्ले इलाही हैं। तो जब जिल्ले इलाही जैसी फीलिंग आती है, जब तानाशाही जैसी फीलिंग आती है, जैसे हिटलर जैसी जब फीलिंग आती है, तब लगता है कि हम तानाशाह हो गए हैं। तो उस समय क्या होता है? उस समय लोकसभा में सरकार का सपोर्ट बहुत कम बचता है। तो उसको मतलब विपक्ष चेक करता रहता है कि ऐसा नहीं, सरकार का जो समर्थन है वो नहीं, मतलब मेजोरिटी कम नहीं हो रही है। तो उस चक्कर में विपक्ष चेक करता रहता है। तो इसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है। आपको मैं समझा रहा हूं, आप खुद लिख लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेन बॉडी में कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि 12-15 वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, जब आप लोग सपोर्ट करोगे, जब आप लोग समर्थन दोगे, हमारा वीडियोस के जब 10-10, 12-12 हजार व्यूज जाएंगे, तब हम आपको 1 घंटे क्लास पढ़ाएंगे, तब हमको 1 घंटे भी क्लास पढ़ाएंगे। पहले क्या, अगर हम आपको 1 घंटे क्लास पढ़ा देंगे तो आप मतलब 1 घंटे क्लास देख ही नहीं पाओगे हमारी, देखते ही नहीं हो, ना तो शेयर करते हो ना तो लाइक करते हो, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट कैसे कंट्रोल करता है सरकार, मतलब नेक्स्ट कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। देखिए, शून्यकाल, शून्यकाल रहते हैं, प्रश्नकाल, यानी कि क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर यानी सेकंड आपको पड़ता है क्वेश्चन आवर्स। देखिए, जब संसद सत्र चलता है, जो हमारे देश की पार्लियामेंट में संसद सत्र चलता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो बहुत बड़े एजेंडे होते हैं, जो बहुत नेशनल इश्यूज होते हैं, जैसे मणिपुर का इश्यू था, ठीक है, उस पर चर्चा हुई। जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी, जैसे पहलगाम टेरर अटैक पर मतलब चर्चा हुई, जैसे बजट पर चर्चा होती है, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 3 महीने के अंदर मतलब गवर्नर को, मतलब कि जो भी बिल पास करेगी विधानसभा उसको पास करना होगा। तो ये कुछ मतलब कि ये नेशनल लेवल के मुद्दे थे। तो इनकी चर्चा होती है, वो होती है लोकसभा में, यानी कि पार्लियामेंट में। तो होता ये है कि जब देश में कोई अटैक होता है या सरकारी किरकिरी होती है, तो विपक्ष इनसे क्वेश्चन पूछता है। जो अपोजिशन के जो लोग होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है, और जब पूछता है तो ये नियंत्रित होती है, क्योंकि इनको जवाब देना होता है। और जब जवाब नहीं दे पाते हैं, तो फिर ये यहाँ वहां बातें करते हैं, इधर की बात कर उधर बात करते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं मतलब क्वेश्चन यानी कि प्रश्नकाल के माध्यम से भी जो विधायिका होती है या संसद होती है, वो कार्यपालिका पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे अभी आपने देखा कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो विपक्ष ये कह रहा था कि लोकसभा में एक मतलब की मीटिंग, मतलब एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाई जाए, जिससे सरकार जो है विपक्ष को बताए कि आपने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसमें क्या कार्रवाई की आपने। तो इसको लेकर के जो मतलब की जो कार्यपालिका है, उसने मीटिंग अरेंज नहीं की। जब मॉनसून सेशन हुआ, उसमें मतलब कि पूरी कार्यपालिका ने विपक्ष को जवाब दिया था। तो मतलब प्रश्नकाल के माध्यम से मतलब कि जो कार्यपालिका पर मतलब नियंत्रण किया जाता है, ताकि सरकार निरंकुश ना हो पाए। अब जो तीसरा स्तंभ है, वो आपका है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण यानी फाइनेंशियल कंट्रोल। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब भी आप अविश्वास प्रस्ताव लिख रहे हैं, तो इसमें एक एग्जाम्पल जरूर सेट कर दीजिए। एग्जाम्पल जिससे आपको प्रूव हो जाए कि हाँ सच में मतलब कि इस लड़के की आंसर राइटिंग अच्छी है, मतलब अच्छा लिखता है ये, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन होंगे, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं वित्तीय नियंत्रण। अब देखिए, अब सरकार के पास पैसा कहां से आता है? सरकार को पैसा आता है आपके टैक्स से। मान लिया आपने मतलब क्या किया, आपने मोबाइल लिया तो उससे टैक्स कटा, आपने ज्वेलरी खरीदी टैक्स कटा, आपने फ्रिज लिया उससे आपका टैक्स कटा, या कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक है, उससे इनकम टैक्स कट जाता है। तो सरकार विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न मतलब की रिसोर्सेज से टैक्स कलेक्ट करती है, जो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होती है।
तो सरकार को जब काम करना होता है, जैसे रोड बनानी है, जैसे जैसे मतलब कि हाईवे बनाना है, जैसे उसको एयरपोर्ट बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, उसको उसको ब्रिज बनाना है, उसको पुलिया बनानी है, ठीक है, उसको रेलवे बनाना है, तो क्या कहते हैं, सरकार को पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार सरकार मतलब कि पार्लियामेंट में ये मतलब जब बजट पेश होता है तो उसमें ये बताती है विधायिका को कि हमको इतने पैसे की जरूरत है, क्योंकि हम इस साल इतने लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में। तो विधायिका एक पूरा मतलब कि एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब कि उस मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे मतलब कि पैसा ये निकाल सकते हैं भारत की संचित निधि से, ठीक है। तो उस मतलब मतलब कि जब भी पैसा निकालेगी सरकार, तो बाकायदा पूरा विधायिका को मतलब साथ लेना पड़ेगा, प्लस अप्रोप्रिएट मोशन उसको पास कर मतलब मोशन पास होता है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं सरकार को पैसा दिया जाता है। और उस पर भी सीएजी, यानी कि सरकार ने पैसा कितना खर्चा किया, कहाँ कहाँ खर्चा किया, वो सीएजी उसको ऑडिट करता है, सीएजी उसको ऑडिट करती है। अगर सरकार ने मतलब कि पैसा नहीं खर्चा किया और वो उससे छुपा दिया, तो सीएजी बताती है कि देखो इतने लाख का घोटाला हुआ है। जैसे 2G स्कैम आपका एग्जांपल दिया आपको, कोल ब्लॉक्स एलोकेशन आप स्कैम हुआ था, अभी राफेल को लेकर के मतलब कि करप्शन सामने आ रहा है, अभी हाल ही में बिहार में 75,000 करोड़ घोटाला सामने आया है, सीएजी रिपोर्ट बताती है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार ने अगर गलत पैसा लगाया है, गलत पैसा मतलब बर्बाद किया है, तो सीएजी उस अकाउंट की ऑडिट करता है, जिस अकाउंट में वो मतलब बताती है कि सरकार ने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं जो विधायिका है वो वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, ठीक है। अब उसके बाद में एक चीज आती है पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि संसदीय समितियां, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी। अब क्या होता है कि देखिए मतलब कि पार्लियामेंट कमेटी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं सरकार को नियंत्रित करती है। क्योंकि पार्लियामेंट कमेटी क्यों बनाई जाती है? ताकि ये देखने के लिए सरकार किस क्षेत्र में काम कर रही है, सरकार कौन कौन से मुद्दों को लेकर काम कर रही है, सरकार गरीबों के लिए क्या कर रही है, सरकार रिक्शे वालों के लिए क्या कर रही है, सरकार औरतों के लिए क्या कर रही है, महिलाओं के लिए क्या कर, सरकार बच्चों के लिए क्या कर रही है। तो वो जो कमेटी होती है वो सरकार की जो जो भी कार्य होते हैं उसको रिव्यू करती है, उसको चेक करती है कि सरकार सही कर रही गलत कर रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं वो भी सरकार पर नियंत्रण करती हैं, ठीक है। दो तीन पॉइंट और है मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए ये तो हो गया मतलब ये तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, यानी ये तो पार्लियामेंट का प्रोसीजर। अब मैं आपको लिखा है ज्यादा प्रभावी कैसे बना सकते हैं, तो उस पर भी मैं आपको बात कर लेता हूं। देखिए और कैसा मतलब कि और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया सकता है, तो देखिए नंबर 5 डाल दीजिए आप, मीडिया। मीडिया हम्म मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहते हैं, यानी कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप मीडिया देख रहे हो कि मीडिया क्या कर रही है, जो जवाब पूछना चाहिए सरकार से वो क्वेश्चन पूछ रही है विपक्ष से। आज जो भारत सरकार है, आज जो सरकार पे ऐसे मतलब कि विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार तानाशाही कर रही है। आज सरकार जो है, आज मतलब विपक्ष ये मतलब कि एलिगेशन लगा रहा है, आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है तानाशाही उतर आई है, तानाशाही कर रही है भारत पे। अगर तानाशाही कर रही है, अगर विपक्ष ऐसा आरोप लगा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका है मीडिया की। क्योंकि मीडिया जो है जनता तक सही खबरें नहीं पहुंचा रही है, मीडिया जो है जनता को एक्चुअल जानकारी नहीं दे रही है, मीडिया कहीं ना कहीं सरकार की कमियों को छुपा रही है, मीडिया कहीं ना कहीं सरकार को मतलब कि कमी को छुपा के उसको बढ़ावा दे रही है। और एक बहुत अच्छे मतलब कि जाने माने पत्रकार हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, तो उनको गोदी मीडिया से नाम संबोधित किया जाता है। तो हमको ये नहीं लिखना है, हमें ये लिखना है कि मीडिया जो है मतलब जो मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर नियंत्रण बनाती है। कैसे? क्वेश्चन को पूछ करके।
जैसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया क्वेश्चन पूछती है, मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं मीडिया भी कार्यपालिका को नियंत्रण करती है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो सरकार है वो तानाशाही उतारा है, तानाशाही करने लगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी कहीं ना कहीं मतलब कि सरकार पर नियंत्रण करती है, क्वेश्चन के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से, ये सब चीजें। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी सरकार पर नियंत्रण करती है। न्यायपालिका, न्यायपालिका न्यायपालिका नहीं, जुडिशरी। देखिए कहने की जुडिशरी भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सरकार पर नियंत्रण करती है। कैसे, देखिए याद कीजिए 1971 से लेकर के 1980 का दौर, शायद आपको पता होगा, या चलो 1964 से लेकर के 1980 तक दौर की बात कर लेते हैं। देखिए 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद में, उसके बाद में शास्त्री जी बनते हैं, देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उनका भी मतलब कि ताशकंद में उनका निधन हो जाता है। वो कैसे हुआ, मिस्टीरियस नाम कैसे हुआ, उस पर नहीं जाते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की पहली प्रायोरिटी ये थी कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसके लिए डीपीएसपी को फंडामेंटल से ऊपर रखना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था बार बार कि नहीं कि जो डीपीएसपी हैं, सॉरी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उन्हीं को उच्च मानेंगे। लेकिन सरकार कह रही थी कि नहीं, हम डीपीएसपी को उच्च मानेंगे, क्योंकि हमें लोगों का कल्याण करना है। सरकार किस लिए बना, जनता ने किस लिए हमको चुना है, जनता के कल्याण के लिए, न कि जनता पर शासन करने के लिए। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि 24वां 25वां अमेंडमेंट कर दिया, उसमें 31C जोड़ दिया, यानी 31C जोड़ दिया। तो उसको लेकर के क्या हुआ कि मतलब कि जुडिशरी और मतलब कि एग्जीक्यूटिव में खूब क्लैश हुआ, खूब क्लैश हुआ। फाइनली 1773 यानी 1973 के केशवन भारती केस में दोनों लोगों ने ये फील किया कि लड़ने से कोई अच्छा, मतलब लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, आप एक काम करते हैं, हम दोनों बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो उन तभी तब जाकर कहीं ना कहीं न्यायपालिका की और कार्यपालिका की झगड़े बंद हुए, और उन लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाल लिया। रास्ता क्या निकाले, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, यानी कि मूलभूत संकल्पनाएं। यानी कि सरकार किसी भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने छेड़खानी की, अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहा, यानी कि संविधान का मूल ढांचे को अगर आपने बदलना चाहा, तो हम आपके उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर देंगे, यानी असंवैधानिक घोषित कर देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब कि न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। जैसे अभी हाल ही केस में आपको बताता हूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने तो उन्होंने 2015 में एक कानून लाए थे, एनजेएसी, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो जुडिशरी को ये लगा कि ऐसा नहीं कि ये जो बिल लाए हैं, ऐसा नहीं, इससे मतलब कि जो मतलब देश की जुडिशरी है वो कहीं कंट्रोल में आ जाए, उसको कंट्रोल कर ले। तो क्या किया कि उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस कानून को ही रद्द कर दिया। तो जब कानून रद्द हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं कार्यपालिका को कंट्रोल करती है कि आपका ये सीमित दायरा है, इस सीमित दायरे के अंदर ही काम कीजिए। अगर अपने सीमित दायरे के बाहर गए तो हम आपके बनाए हुए कानून को शून्य घोषित कर देंगे। और वही किया। जैसे अभी आपको पता होगा वक्फ बोर्ड बिल बिल लेकर लाए थे पार्लियामेंट के अंदर, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग डाल दिया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कहीं ना कहीं देश की न्यायपालिका वो भी कहीं ना कहीं इनको नियंत्रण में, मतलब कार्यपालन नियंत्रित करती है। अब बात कर लेते हैं कुछ जैसे कि एनजीओ है, जैसे एनजीओ, ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंट एनजीओ हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं कि मान लिया कि कोई वेलफेयर का एनजीओ हो गया, कहीं वो भी कहीं सरकार पर कंट्रोल करता है। अब कैसे, अब कंट्रोल ऐसे करता है कि देखिए मान लिया कि कोई जंगल है, मान लिया देश के अंदर कोई सपोज, मान लिया जैसे मान लिया कि गंगा तराई क्षेत्र में जंगल है, अब वहां फैक्ट्री खोलना है इनको। अब फैक्ट्री खोलोगे लेकिन उसका जो पानी होगा वो गंगा नदी में जाएगा,
वहां पेड़ कटेंगे। जब पेड़ कटेंगे तब क्या होगा, वहां का वातावरण प्रदूषित होगा, वहां का जो एनवायरमेंट कंडीशन वो पुअर होगा। जैसे आपने आपको चिपको आंदोलन आपको याद होगा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। तो इसी प्रकार से जो जो मतलब कि जो एनवायरमेंटलिस्ट जो लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार को, मतलब कि जो एनजीओ होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार को नियंत्रित करते हैं कि आप नियंत्रित करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सरकार कहने की सारे पेड़ उखाड़ के कटवा के फेंक दे। ठीक है, तो आप मतलब ये भी चीजें आपको देखना पड़ेगा कि सरकार किस प्रकार से कंट्रोल में रहती है। अगर ये सारे फैक्टर अगर ना हो ना, एक चीज और, विपक्ष की बात कर लेते हैं, यानी ऑपोजिशन। ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष। सबसे बड़ी देश के डेमोक्रेसी में अगर सबसे खूबसूरती अगर है अगर हमारे देश की डेमोक्रेसी में सबसे खूबसूरती अगर है तो वो है विपक्ष, यानी ऑपोजिशन। ऑपोजिशन क्या करती है कि सरकार की कमियों ढूंढती रहती है कि सरकार कौन सी कमी करे कि हम इस पर हमला करें। जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सबसे पहले वक्तव्य दिया कि हमने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। अब क्या मतलब विपक्ष को मिल गया मौका। अब विपक्ष ने क्या, सरकार पर हमला बोल दिया कि मतलब विदेश का राष्ट्रपति कैसे कह सकता है कि हमने युद्ध रुकवा दिया इंडिया पाकिस्तान का। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, मतलब वो गेट इकोनॉमी को लेकर के मैच आया, तो उस पर भी विपक्ष की सरकार पर किरकिरी की, सरकार किरकिरी कर रही है। अभी आज एक रिपोर्ट आई है, अभी हाल ही आज ही रिपोर्ट आई है यूएस की, इंडो मतलब कि यूएस चाइना इकोनॉमिक पार्टनरशिप की एक रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया, अमेरिकी सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जीता था, इंडिया उसमें हार गया था। आज की रिपोर्ट है ये। तो कहीं ना कहीं इससे भी मतलब विपक्ष को मौका मिल जाता है। वो विपक्ष क्या करता है, सरकार पर हमला बोल देती है, हमला कर देता है। या जो जैसे जैसे देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, चरम सीमा पर महंगाई चल रही है, चरम सीमा बेरोजगारी है, उसको लेकर विपक्ष मतलब हमले करता है सरकार पर। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी कर करके मतलब कि क्या करते, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, ताकि जो कार्यपालिका है वो, जैसे मालिक ये दायरा है सरकार का कि आप इतने कुछ भी कर सकते हो। अब सरकार चाहती नहीं, हम इसको तोड़कर हम ये करना चाहते हैं, तो विपक्ष कहता है कि देखो आपका इतना दायरा है, आप इतने के अंदर ही नाचिए। समझे? तो ये होता है, मतलब कि ये है इसका। तो मीडिया, न्यायपालिका, एनजीओ और ऑपोजिशन ये इसके रहे, मतलब कि अदर फैक्टर्स रहे ये ज्यादा प्रभावी। तो कहने ये जो फैक्टर है ये ज्यादा प्रभावी करते हैं देश की कार्यपालिका को कंट्रोल करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल का जो वीडियो होगा वो, उसमें हम बात करेंगे कैसे मतलब कि इंट्रो और मेन बॉडी कैसे कंक्लूड किया जाता है, कैसे हम एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखते हैं, जिससे कि यूपीएससी जब कॉपी चेक होती है तो उसका जो विजन है, मतलब कि जब कॉपी चेक होती है तो जो एग्जामिनर होता है वो चेक करता है स्टूडेंट का विजन क्या है। तो विजनरी मतलब आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन। तो कल के वीडियो में हम बात करते हैं कंक्लूजन की। इस तरीके से हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, और एक घंटी इसी आपको आकर दिखेगी, उस पर क्लिक करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। अरे